नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर मचे बवाल की, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के हलफनामे की, देखेंगे कैसे संसद में घिरी मोदी सरकार, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य को जारी किया नोटिस, जानेंगे बिहार विधानसभा में मचे बवाल को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 19 सितंबर को रिटायर होगा मिग-21 फाइटर जेट। 1963 में एयरफोर्स में हुआ था शामिल, 3 जंग में रहा शामिल, अब तक 400 से ज्यादा क्रैश। यात्रियों की सुरक्षा से ज्यादा प्रचार पर खर्च करती है कई एयरलाइंस कंपनियां। नए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, एयर इंडिया हादसे के बाद हुआ सर्वे। महाराष्ट्र में हनी ट्रैप में विधायकों को फंसाकर गिराई गई उद्धव ठाकरे की सरकार। पेगासस जैसे सिस्टम का किया गया इस्तेमाल, शिवसेना यूबीटी का बड़ा आरोप। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 13 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 82,186 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 29 अंकों की गिरावट के साथ 25,060 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है। इस्तीफे का कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य को बताया, लेकिन जिस तरह से धनखड़ के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने चुप्पी साध ली। कहीं कोई बयान नहीं, कहीं कोई ट्वीट नहीं, एकदम खामोशी छाए जाने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि ये कोई बहुत बड़ा खेल हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 21 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ। पहले दिन की कार्रवाई में जगदीप धनखड़ बेहद सहज दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद स्थितियां खराब होना शुरू हुई। ये स्थिति उनके स्वास्थ्य को लेकर नहीं बल्कि सियासत को लेकर मानी जा रही है। और रात होते होते अचानक खबर आई कि धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। धनखड़ ने रात को इस्तीफा दिया। नाराजगी इतनी थी कि उन्होंने राज्यसभा में अपनी फेयरवेल स्पीच तक नहीं दी। बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर खामोशी छाई रही। पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दी, लेकिन धनखड़ पर टिप्पणी नहीं की। बाद में खबर आई कि राष्ट्रपति ने धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री का एक ट्वीट सामने आया। ऐसे में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सवाल किया कि आखिर धनखड़ के इस्तीफे का कारण क्या है। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि धनखड़ और सरकार जस्टिस वर्मा के मामले में आमने सामने आ गए थे। विपक्ष की तरफ से जस्टिस वर्मा के खिलाफ दिए गए महाभियोग प्रस्ताव को धनखड़ ने स्वीकार कर लिया था। ये खबर आते ही सरकार और उपराष्ट्रपति आमने सामने आ गए। धनखड़ की अध्यक्षता में होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक का जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते ये बैठक ही नहीं हो पाई। उसके बाद धनखड़ को इस्तीफा ही देना पड़ गया। खबर है कि सरकार चाहती थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को कुछ समय तक चर्चाओं में रहने दिया जाए, जिससे सरकार को न्यायपालिका के खिलाफ तीखी टिप्पणियां करने का मौका मिल जाए। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा की कार्रवाई के पहले दिन जिस तरह से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा हमला बोला और धनखड़ ने खड़गे को भाषण देने से नहीं रोका, जिससे बीजेपी नाराज हो गई। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने तो खड़े होकर यहाँ तक कह दिया कि उनका बयान रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा, जबकि ये अधिकार नड्डा का नहीं बल्कि धनखड़ का है। एक तरह से ये माना जा सकता है कि सरकार के दबाव में धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा है और इसलिए धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर बवाल मच गया है, तो बिहार में भी वोटर लिस्ट रिवीजन मामला गरमाया हुआ है। एसआईआर मामले में जहां विपक्षी दल दबाव बनाने की कोशिश में है, तो वहीं चुनाव आयोग भी अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, जिसे लेकर बवाल मच गया है। तो क्या कुछ है इसमें, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध दस्तावेजों की सूची में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया है। आयोग ने तर्क दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसके अलावा राशन कार्ड को लेकर आयोग ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड जारी किए गए हैं और केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड रद्द किए थे। वोटर आईडी को भी आयोग ने नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार किया, क्योंकि ये वोटर लिस्ट के आधार पर ही जारी होता है। इस फैसले ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को शामिल करने पर विचार करने को कहा था, लेकिन आयोग के हलफनामे ने इस सुझाव को खारिज कर दिया। उधर 25 जुलाई की समय सीमा नजदीक आने के साथ ही वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया तेज हो गई है, लेकिन इससे अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। अब सबकी नजरें 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
विपक्ष का आरोप है कि ये कवायद लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है, जबकि आयोग का दावा है कि वो फर्जी वोटरों को हटाकर लिस्ट को नए सिरे से तैयार कर रहा है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन चुनाव आयोग के हलफनामे के बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार की सियासत में ये मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है। चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता नजर आ रहा है तो कटघरे में मोदी सरकार भी है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष सरकार पर हावी नजर आया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित होती रही। वहीं धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये सदन की पहली कार्यवाही रही। इस बीच विपक्षी सांसदों ने जहां तमाम मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा, तो वहीं सदन की कार्यवाही से पहले कई केंद्रीय मंत्रियों ने एक अहम बैठक की। तो क्या कुछ रहा सदन के दूसरे दिन का घटनाक्रम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी जोरदार रहा, जहां विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश की और इस बीच सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सदन की कार्यवाही कुल 3 बार स्थगित करनी पड़ी। आलम यह रहा कि दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई कार्यवाही भी विपक्ष के तीखे विरोध की वजह से बुधवार 23 जुलाई तक के लिए टाल दी गई। विपक्ष ने संसद की कार्यवाही शुरू होते ही पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग की। इसके अलावा बिहार वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर भी विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसद शामिल रहे। वहीं दूसरे दिन कार्यवाही से पहले संसद भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी अपनी अलग बैठक कर आगे की रणनीति को धार देने का काम किया। इन सब के बीच जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे को लेकर भी सदन के अंदर और बाहर गहमा गहमी का माहौल बना रहा। खबर आई कि ना तो धनखड़ विदाई भाषण देंगे और ना ही सदन में आएंगे। इस जानकारी ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। अब सभी की निगाहें 23 जुलाई पर टिकी है कि क्या संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस दिन सामान्य रूप से चल पाएगी या फिर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी रहेगा। संसद के मानसून सत्र पर सबकी नजरें रहीं, तो नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई थी। देश में इस वक्त राष्ट्रपति और राज्यपालों की विधेयक मंजूरी प्रक्रिया पर समय सीमा का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। तो क्या है ये पूरा मामला और कब होगी मामले की सुनवाई, जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्या विधानसभा से पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों की तरफ से फैसला लेने के लिए कोई समय सीमा तय की जा सकती है? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए 14 संवैधानिक सवालों से जुड़ा है, जिनमें विधेयक मंजूरी के लिए समय सीमा और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के उस फैसले से शुरू हुआ, जिसमें तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की तरफ से 10 विधेयकों पर देरी को गैर कानूनी ठहराया गया था। कोर्ट ने तब कहा था कि राज्यपाल को विधेयक पर 1 महीने के अंदर फैसला लेना होगा और अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। इस फैसले में अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर 10 विधेयकों को मंजूर मान दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ने अपने रेफरेंस में सवाल उठाया है कि क्या संविधान में समय सीमा का उल्लेख न होने पर कोर्ट ऐसी समय सीमा तय कर सकता है? क्या मंजूरी मान लेने का कॉन्सेप्ट संवैधानिक है? और क्या राष्ट्रपति और राज्यपालों के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं? चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली इस पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। ये मामला न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश के लिए अहम है, क्योंकि यह केंद्र राज्य संबंधों, संघीय ढांचे और कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ विधेयक मंजूरी की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे सकती है या नहीं। फिलहाल सबकी निगाहें 29 जुलाई को इस मामले की होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। तो चर्चा में इस वक्त बिहार विधानसभा सत्र भी बना हुआ है। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। इस दौरान सदन में अखाड़े जैसा नजारा देखने को मिला। कानून व्यवस्था और बिहार में मतदाता सूची में पुनरीक्षण को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की गई। विपक्ष ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे एनडीए सरकार बुरी तरह से गिर गई। तो क्या कुछ हुआ सदन में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा के दूसरे दिन भी माहौल काफी गरमाया रहा। विपक्ष ने नीतीश सरकार की घेराबंदी की। सदन में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण और कानून व्यवस्था का मामला काफी गरमाया। विपक्षी नेता सदन की कार्यवाही में काले लिबास में पहुंचे। सभी विपक्षी दलों ने संसद के मेन गेट पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा
बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक तानाशाही रवैये के साथ विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण करवाकर लाखों गरीब बिहार वासियों के मताधिकार छीने जाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने सदन में लगातार जमकर नारेबाजी की, कानून व्यवस्था और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायक हाथों में तख्ती लिए वेल में आ गए, जिसके बाद विपक्षी विधायकों ने कुर्सी उठाकर रिपोर्टिंग टेबल की ओर उछालने की कोशिश की, जिसे मार्शल ने रोका। सदन में नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हुई, SIR वापस लो के नारे लगाए गए। इस दौरान सदन में सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। विपक्षी विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो नीतीश कुमार ताली बजाने लगे, नारेबाजी पर हंसते हुए दिखाई दिए। हंगामे के बीच सदन को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सदन चला और सरकार ने कुल 6 विधेयक पास करा दिए। बिहार में SIR को लेकर बवाल थमता नहीं दिख रहा, लेकिन योगी सरकार के फैसले पर विवाद जरूर थमता नजर आ रहा है। कांवड़ यात्रा के रूट पर QR कोड लगाने को लेकर योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है, जिसका असर इस रूट पर पड़ने वाले दुकानों पर देखने को मिलेगा। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर बनी दुकानों में QR कोड लगाने की यूपी सरकार के फैसले को सही करार दिया है। यह आदेश प्रोफेसर अपूर्वानंद समेत कई याचिकाकर्ताओं की तरफ से दी गई चुनौती के जवाब में आया है। अदालत ने कहा कि दुकानदारों को QR कोड और अपना लाइसेंस प्रदर्शित करने में कुछ भी गलत नहीं है और इसलिए यूपी सरकार का ये आदेश जारी रहेगा। हालांकि इस फैसले का इस बार की कांवड़ यात्रा पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यात्रा 23 जुलाई को महाशिवरात्रि के साथ पूरी हो रही है। फिर भी ये फैसला भविष्य की कांवड़ यात्राओं पर लागू होता हुआ दिख सकता है। बता दें कि पिछले साल भी योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें दुकानदारों को अपना नाम बोर्ड पर लिखने को कहा गया था, जिसे लेकर सरकार को विपक्ष के साथ साथ दुकानदारों के भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार के उस फैसले को गलत ठहराया था और पिछले साल भी इसी साल की ही तरह अदालत का फैसला आते आते कांवड़ यात्रा का समापन हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांवड़ रूट में पड़ने वाले हर दुकानदार को मानते हुए QR कोड लगाना जरूरी होगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये फैसला कितना अमल में आता है और इसका सामाजिक सौहार्द और दुकानदारों के व्यापार पर क्या असर पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिका की धमकियों का ईरान पर असर नहीं पड़ रहा। ईरान पर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दे, लेकिन अब ईरान ने एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है, जिस पर ट्रंप आग बबूला हो गए और हमले की धमकी तक दे दी। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का कोई ठोस असर नहीं हुआ। बहुत जल्दी ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू कर देगा। इसे लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों की ही चिंता साफ दिखाई दे रही है। उनकी तरफ से बार बार ईरान पर हमले की धमकी दी जा रही है, उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान भी यूरेनियम संवर्धन पर अड़ा हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ेगा, मिसाइलें बनाते रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारा देश अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये हमारे अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धि है और इससे भी बढ़कर अब ये ईरान के राष्ट्रीय गौरव का सवाल है। अराक्ची ने अमेरिका और इजराइल को साफ कह दिया है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की उनकी कोई भी कोशिशें सफल नहीं होंगी, जिस पर ट्रंप भड़क गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान पर दोबारा बम बरसाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका के हमलों में ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रद्द नहीं करता तो जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर से हवाई हमले करेगा। ईरानी विदेश मंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ईरान के तेवर नहीं बदले तो क्या ये जुबानी जंग मैदानी जंग में बदल जाएगी। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक होगी, ये तय है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ बीजेपी के लिए ऐसे दीप थे जो अक्सर बीजेपी के दामन में ही अपने बयानों से आग लगा दिया करते थे, जिसको बुझाने में पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब जब वो अपना इस्तीफा देकर जिन हालातों में अचानक ही
पद को छोड़कर गए हैं, हालत यह है कि शायद ही किसी को ये पता है कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों ले लिया। अब देखना यह है कि आने वाला नया उपराष्ट्रपति देश का कौन होगा। कोई भी होगा, क्या फर्क पड़ता है इससे, क्योंकि जो भी होगा वो चलेगा तो एक रिमोट से ही ना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।